हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी बायो का, हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। उसमें आज हमको पढ़ना है जल का परिवहन। हम लोग पेड़ पौधों में पढ़ रहे थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें परिवहन किस तरीके से होता है। इससे पहले कि हमने पढ़ा था जो हमारी इससे पहले की रीडिंग थी पादपों में परिवहन, तो अब हमें इसमें पढ़ना है जल का परिवहन। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। यानी जाइलम जो होता है उससे जल का परिवहन होता है, फ्लोएम जो होता है उससे जो बाकी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है, यानी सारे पौधों के सभी भागों में जाता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यानी जड़ की जो कोशिकाएं होती है वो मिट्टी से कांटेक्ट में रहती हैं, क्योंकि उसकी जो कोशिका जो जड़ होती है वो मिट्टी में होती है। तो जड़ों की कोशिका मिट्टी के संपर्क में है तो वो सक्रिय रूप से आयन जो लेना होता है वो मिट्टी से ले लेती हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को खाद वगैरह डालना होता है कि हमारे पेड़ अच्छे हों या हमारी जो फसल है अच्छी हो, तो हम लोग मिट्टी में डालते हैं, क्योंकि जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं किसके? मिट्टी के, मृदा के। ये जड़ तथा और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। यानी कि क्या होता है कि एक सांद्रता में अंतर आ जाता है, तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या होता है कि जो मिट्टी से जो जल होता है वो जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है और लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यानी जड़ से क्या होता है कि जड़ से जो पानी होता है वो जाता है किधर? मृदा से किधर जाता है? जड़ में, और उसके बाद ऊपर की ओर जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, ये दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। यानी कि इतनी ऊंचाई तक जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसमें सोचिए कि कैसे इतने ऊपर तक जाता होगा। ठीक है, ये मानकर कि पादप को पर्याप्त जल पूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। यानी जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, वो पूरे हर जगह फैली हुई होती हैं। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है। यानी जो कोशिका होती है तो जल के अणुओं का वाष्पन करती हैं, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अगर कोई फोर्स ना लगे तो इतनी ईजिली ये ऊपर नहीं चला जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं और सारी पत्तियों तक, सारी कोशिकाओं तक जल कैसे पहुंच जाता है। पादप के वायी भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं, तो मान लीजिए ऊपर के पौधों में कुछ अणु है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया कि जल जो होता है वाष्प बन के उड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर कोई चीज़ खिंचाव हो रहा है, ये वाष्प बन के उड़े, तो एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। जो खिंचाव यहाँ सब लगेगा तो यहाँ से ये अपने आप चढ़ेगा। अगर हम लोग हमारी मान लीजिए हाथ अपना ऊपर कर लें और उंगली का एक सिरा अगर ऊपर से कोई खींच रहा है, तो हमारे शरीर में भी कुछ हमें खिंचाव महसूस होगा ना। उसी तरीके से कि जब यहाँ से सब जगह से वाष्प बन के जो जल निकल रहा है, वाष्प बन के, उसकी वजह से नीचे एक प्रेशर लगेगा, जिससे इस चूसण की उत्पन्न होगा, जिससे ये क्या होगा, जल ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण व जड़ से पत्तियों तथा जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के उपरिमुखी गति में सहायक है। ये ताप के नियमन में भी सहायक है, यानी कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में सहायता करती है और बाकी जो खनिज लवण है उसमें भी सहायता करती है, उसकी भी गति में सहायता करती है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी हैं।
यानी कि रात्रि के समय ये विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। दिन में जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, यानी हमने पढ़ा जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू जल का जो होता है परिवहन होता है। अब हम पढ़ेंगे भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट पौधे बनाते हैं, वो बाकी भागों में कैसे भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और ये संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। किससे होता है? फ्लोएम से। हमने बताया कि जल का किससे होता है? जाइलम, और बाकी भोजन और दूसरे पदार्थों का फ्लोएम से। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो एसिड तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे वृद्धि होनी होती है, जहाँ पे भंडार होना होता है, उसका स्टोरेज होना होता है, ये वहाँ पे ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थ का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जाता है, विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। यानी जाइलम में तो हम समझ जाते हैं कि जल का परिवहन होना है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसके फलस्वरूप एक ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है तो हो जा रहा है। लेकिन फ्लोएम में ऊर्जा का उपयोग होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यानी उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा था और जल का जो है परिवहन हो जा रहा था। लेकिन फ्लोएम में इसके विपरीत एटीपी खर्च होगी तो फिर जाएगा। ये ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। क्या करता है कि ऊतक के अंदर का प्रसारण दाब बढ़ा देता है जिससे जल क्या होता है, फिर अंदर इंटर कर जाता है। ये दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। जहाँ पे दाब कम होगा वहाँ पे क्या करेगा, ऊतक में क्या जाएगा, ये जो भोजन और अन्य पदार्थ होंगे। ये फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारी शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन जो हमारा है ये लास्ट टॉपिक है किसका, जैव प्रक्रम चैप्टर का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आइए जल्दी से हम उत्सर्जन पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन भी वो जैव प्रक्रम है जिसे जो हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिससे हमारी बॉडी का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है और उनका शरीर से निकल जाना ही बेहतर है, तो उनको जो बाहर करने का जो निष्कासन उनका होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। आइए अब देखते हैं हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में जनीय वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं, हमने पढ़ लिया है। ये चीज़ अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वो जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को